गुड इवनिंग दोस्तों। पीएससी नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यूस करने वाले थे। सेल का थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट है अपना न्यूक्लियस। तो अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस नाम सबने सुना होगा न्यूक्लियस के बारे में कि सेल और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गन। सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल्स। तो सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल का जो लार्जेस्ट ऑर्गन न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट कहां पर होता है, तो कहां प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म। कहां प्रेजेंट होगा? सेल के सेंटर में, और सेंटर में भी साइटोप्लाज्म। क्लियर है बात? कि सेल के सेंटर में हो सकता है कुछ सेल ऐसी हो, प्लांट की सेल्स, जिनका थोड़ा सा किनारों पर भी होता है, बट मोस्ट ऑफ जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेल के सेंटर में होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब मैं कहूं कि जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, अपन ने पढ़ा भी था पहले क्लासेस के अंदर। राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ये सारी की सारी संरचना कहाँ पाई जाती है? सेल्स के अंदर पाई जाती है। और इन सारी संरचना के साथ साथ एक और ऑर्गेनल्स पाया जाता है और उस ऑर्गेनल्स का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो की अगर बात करें, तो न्यूक्लियस का जो परसेंटेज होगा वो होगा 20%, और साइटोप्लाज्म का परसेंटेज होता है 80। कि साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा और न्यूक्लियस कम होगा, बट जितने भी ऑर्गेनल है उन सारे के सारे ऑर्गेनलों में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है? न्यूक्लियस। साथ का साथ इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? न्यूक्लियस का काम। किसका है? न्यूक्लियस। इसी को अपन ब्रेन ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, जैसे अपनी बॉडी का ब्रेन है, क्या काम है ब्रेन का? अपनी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना। मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये सारा किससे हो रहा है? मेरे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब मेरा कौन कंट्रोल करवा रहा है? ब्रेन के। तो ऐसा ही सेल के अंदर कौन सा फंक्शंस करवाना है? लाइसोसोम से क्या काम करवाना है, वैक्यूल से क्या काम है, वैक्यूल्स कैसे स्टोरेज करेगा, किसका स्टोरेज करवाना है, इन सारा का सारा, इन सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करवाता है? तो वो आपका न्यूक्लियस करवाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या है? तो न्यूक्लियस होता है 20% और साइटोप्लाज्म होता है 80%। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो अपन कह सकते हैं कि कितना होगा? 1:4। कितना हो सकता है? 1:4 रेशियो हो सकता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो। या फिर मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस 50% हो सकता है और साइटोप्लाज्म 85%। तो कितना हो जाएगा? तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:6। कितना हो सकता है? 1:6। तो सेल सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्रकार सेल्स के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को बारे में, इस न्यूक्लियस को मैं सेल से बाहर निकाल कर दिखाता हूँ कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलो, तो अपन बात करने वाले हैं अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने करी? तो इस सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा करेगी? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन के। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दोनों में कंफ्यूज मत। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी सेल्स। क्लियर हो गई बात? कब करी? तो 1831। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं। ये जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के बाहर पाई जाती है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? तो डबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है? डबल। जैसे सेल्स की मेम्ब्रेन कैसी थी? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन थी। ये कैसी है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर।
डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इनके बीच बीच में यहां पर जो सिदर दिखाई दे रहे हैं कुछ स्पेस रखा हुआ है, इस स्पेस को बोलते हैं पोर। क्या बोला जाता है? पोर। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर क्या काम करते हैं कि कुछ चीज इसके अंदर आना चाह रही है बोले तो इन, या फिर कुछ चीजें इससे बाहर निकलना चाह रही है बोले तो आउट। कि कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाए या न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल बाहर आए। इन और आउट कहां से होगा? तो आप कहोगे पोर। पोर कहां प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के वहीं प्रेजेंट होते हैं। इनको न्यूक्लियर पोर भी बोल सकते हैं या सिंपल सा अपन पोर भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद ये जो ओवल जैसी अंडे के आकार जैसी संरचना दिखाई दे, जो रेड रेड कलर के अंदर मैंने बनाई है, वो क्या है? ओवल शेप। अब ये ओवल शेप जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, जिनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। इसको अपन फर्दर नेक्स्ट क्लास में और आगे डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस का अंदर डीएनए का क्या काम है, आरएनए का क्या काम है, टीआरएनए का काम क्या है, न्यूक्लिक आरएनए का क्या काम है, एनआरएनए भी होता है, राइबोसोम आरएनए भी होता है। तो बहुत सारे आरएनए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डीएनए के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ जीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जीन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, ये सारा अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन का नाम बताओ। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या नाम है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कैसी होती है? डबल लेयर। इसके अलावा और क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है? तो एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर को अपन ने बोला था न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है? आरएनए। अभी के लिए इतना ही याद रखें कि न्यूक्लियोलस में पाया जाता है आरएनए। और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के। उसके अलावा कुछ आपको ये ब्लू कलर के अंदर स्ट्रक्चर्स बनी दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमोसोम के अंदर ही पाया जाता है, एक तरह से देखा जाए तो बाहरी मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो क्रोमेटिड ये भी कहां प्रेजेंट होता है? तो ये भी आप कहोगे कहां प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर। कहा? न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड। कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर फ्लूइड पाया जा रहा था, उसको अपन ने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। यहां पर मैं कहूं डीएनए प्रेजेंट। क्या होगा? डीएनए। क्लियर है? कि आरएनए कहां होता है? तो न्यूक्लियोलस में। डीएनए कहां होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब मैं बात करूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या, कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं न्यूक्लियोप्लाज्म की, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया डीएनए के साथ साथ एक प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम का ही मेटेरियल है। तो क्रोमेटिड, और इस क्रोमेटिड से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिड से क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्रोमेटिड से निर्माण होगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? तो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। चाहे मेल की अंदर बात करें, चाहे फीमेल के अंदर की बात करें, कि चाहे मेल की सेल हो चाहे फीमेल की सेल हो, हर एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 40। कितना होना चाहिए? 46। अब मैंने यहाँ पर 44 दो सेल्स लिखी है। अब ये कैसी सेल है? ये 46 वाली सेल तो है, बट ये मेल की सेल या फीमेल की सेल है कैसे पता चलेगा? 44 और इसके साथ पीछे आएगा या तो XX या फिर XY। जो ये 44 होते हैं इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम। इन 44 वालों को ही क्या बोला जाता है? जो 44 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम का नाम है ऑटोसोम। किस नाम से जाना जाता है? ऑटोसोम के नाम से। और जो ये XX या XY,
ये दोनों तरह की सेल्स है, इन सेल्स को बोलते हैं एलोसोम। इनका क्या नाम है? एलोसोम, या इसी को बोलते हैं अपन सेक्स क्रोमोसोम। इस नाम से जाना जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, जिससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा कि इनसे आगे मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब भी अब मैं कहूं कि आगे नई सेल्स बनेगी तो क्या होगा? नई सेल्स बनती है तब, कि जब नई सेल्स बनती है तो होगा क्या? बताओ। कि 44 तो ऑटोसोम हो गए, और एक्स वाई या एक्स एक्स क्या है? एलोसोम, या इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसी के द्वारा क्या किया जाता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? बनने वाली सेल 22x या 22x, बोले तो 23 क्रोमोसोम इसके और 23 क्रोमोसोम इसके। ये किसके हो गए? फीमेल। ये किसका गैमेट्स की बात हो रही है? फीमेल के गैमेट्स। अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर भी इसकी सेल के नंबर आधे होंगे तो क्या होगा? 23 22x और 22y। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो आधे क्रोमोसोम इधर से तो आधे क्रोमोसोम इधर से, आधे मेल के तो आधे फीमेल के। ये मेल के है, ये फीमेल के। और क्या निर्माण कर देंगे? एक गैमेट्स का निर्माण कर देंगे, जाइगोट्स का निर्माण करेंगे, फीटस का निर्माण हो जाएगा। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आगे तो अपन पढ़ेंगे ओबीसी के अंदर। तो मेल और फीमेल, आधे 23 गुणसूत्र मेल से आए और 23 गुणसूत्र फीमेल से आए। और 23 में अपन कहें कि यहां से 22 एक्स और यहां से भी 22 एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? 44। कितना हो गया? 44 एक्स एक्स। टोटल नंबर कितने हो गए? 46। और होने वाला क्या होगा? डॉटर होगी, गर्ल्स होगी, फीमेल होगी। होने वाला क्या होगी? फीमेल होगी। बच्चा जो भी होगा वो क्या रहेगा? फीमेल। या फिर मैं कहूं कि यहां से तो 22x आया और यहां से क्या है? 22y। तो क्या हो जाएगा? 22y प्लस 22x, क्या हो जाएगा बराबर में? 44xy। होने वाली, जो बनने वाली सेल होगी वो क्या होगी? 44xy, बोले तो 46, और xy है तो क्या है? इसका निर्धारण हो रहा है बॉयज का। क्या होगा? बॉयज होगा या सन होगा। यहाँ पर क्या हो रही थी? गर्ल्स। ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो अपन ने कहा कि जब भी गैमेट्स बनते हैं, ओम और स्पर्म बनते हैं। ओम और स्पर्म बनते हैं। ये मैं कहूं ओम की सेल है। किसकी सेल है? ओम। जब ओम बनेगा, ओम की एक सेल और एक स्पर्म की सेल। ये सेल किसकी है? स्पर्म की। किसकी है? स्पर्म। ओम और स्पर्म का फ्यूजन होगा तो एक सेल का निर्माण होगा, और उसी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? तो 46। 46 में या तो 44xy या 44xx। 44xx, यही होगा। क्लियर है? अब ये कैसे होता है ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। मियोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो अपने स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होते हैं, कि क्रोमोसोम नंबर में कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। एलोसोम कितने होते हैं और ऑटोसोमल कितने होते हैं? तो ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 44। 44 होते हैं ऑटोसोम, और एक्स एक्स या एक्स वाई को बोलते हैं एलोसोम, या इन्हीं को बोलते हैं सेक्स क्रोम। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेक्स। तो सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। और ऑटोसोम कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं? 44। क्लियर है? अब बात करें इस न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस अपनी बॉडी में काम क्या? अपन ने इसको नाम तो दे दिया, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला था? ब्रेन ऑफ द सेल। तो क्या फंक्शंस करता है? अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, कि न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है, बताओ क्या काम करेगा? ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? तो न्यूक्लियस का। ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल,
सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। किसकी सहायता से? डीएनए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले एंड रोल क्या है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी कौन करवाता है? न्यूक्लियस। कौन करवाता है? न्यूक्लियस के द्वारा करवाई जाती है। इसीलिए इसी को अपन बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोलर किसको कहा गया है? तो आपके न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल ऑफ द सेल। इसी को अपन ने बोला ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। और इसी को ही अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स। प्रिंसिपल ऑफ द सेल। सेल्स का प्रिंसिपल किसको कहोगे? तो न्यूक्लियस को कहोगे। ब्रेन ऑफ द सेल्स किसको कहोगे? तो न्यूक्लियस को कहोगे। कंट्रोल और ऑफ द सेल्स तो भी क्या कहोगे? न्यूक्लियस को। तो सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है सारी की सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस के द्वारा करवाई जाती है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, पोर होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा क्रोमेटिड भी होते हैं जो आगे जाकर डीएनए और हिस्टामिन प्रोटीन बनकर क्रोमेटिड बनाते हैं। क्रोमेटिड से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम के नंबर 46 होते हैं जिसमें 44 ऑटोसोमल कहलाते हैं और दो जो बचते हैं वो अपन बोलते हैं एलोसोम या सेक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज चैनल को। आपके मोटिवेशन से ही हमारा मोटिवेशन, हम आगे बढ़ते हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। हर एक चीज नर्सिंग की ऑनलाइन ले आएंगे बिल्कुल फ्री। आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो काम मैं करके दिखाऊंगा आपके लिए। पीएससी नर्सिंग कोचिंग करके दिखाएगी आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।